नमस्ते और स्वागत है आपका द स्टोरीवर्स पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियां केवल मनोरंजन के लिए हैं। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लक्ष्य लंबे समय से तुषार का पीछा कर रहा था, लेकिन लोकेटर ने संकेत दिया कि तुषार बहुत पहले ही आकाश में प्रवेश कर चुका था। लक्ष्य कुछ हद तक निराश था, यह महसूस करते हुए कि अगर तुषार ने आकाश के भीतर एक विशेष तारा क्रिस्टल प्राप्त कर लिया है तो वास्तव में वो हस्तक्षेप करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। उसे इस बात का पछतावा था कि जब उसे मौका मिला था तब उसने उस आदमी को क्यों नहीं मारा। हालांकि कल ही लक्ष्य ने देखा कि तुषार जा चुका था। वो आकाश से बाहर निकल चुका था और वर्तमान में ताराफल वृक्ष के पूर्व की ओर जा रहा था। दूरी के हिसाब से देखा जाए तो वो छत्ते से ज्यादा दूर नहीं था। लक्ष्य को ये आशंका थी कि तुषार ने संभवतः हाल ही में विशेष तारा क्रिस्टल प्राप्त किया था और मानसिक टेलीपोर्टेशन की तकनीक में महारत हासिल की थी। इसीलिए लक्ष्य ने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। अपने साथियों से थोड़ी देर बात करने के बाद लक्ष्य पेड़ के खोखले तने से बाहर निकल आया। वो पेड़ के खोखले तने से बाहर निकला ही था कि उसकी टक्कर पश्चिम समूह 3 के कप्तान सिद्धार्थ से हो गई। हालांकि इस व्यक्ति ने आकाश के 4 देवताओं के सामने एक अधीन कनिष्ठ की तरह व्यवहार किया, लेकिन उन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। उनकी टीम ने पश्चिम में स्टार क्रिस्टल पर लगभग एकाधिकार कर लिया था और कभी-कभी 4 देवता उन्हें थोड़ा अतिरिक्त लाभ देते थे, जिससे उनकी साधना की गति पहले की तुलना में और भी तेज हो जाती थी। आम योद्धाओं के बीच कैप्टन सिद्धार्थ काफी घमंडी हो गया था। हर दिन कई लोग उसकी चापलूसी करते थे और उसके आसपास जमा हो जाते थे। लक्ष्य को देखते ही कैप्टन सिद्धार्थ ने घमंडी मुस्कान के साथ कहा, अरे देखो तो सही, यहां कौन है? ये तो जीनियस स्क्वाड के कप्तान लक्ष्य है। हाल ही में पश्चिम में आपका चौथा समूह क्यों नहीं दिखाई दिया? पास ही खड़े एक योद्धा ने तुरंत बीच में कहा, क्या यह स्पष्ट नहीं है? उसके जाने से उसे क्या फायदा होगा? उसे एक भी तारा क्रिस्टल नहीं मिलेगा। ये यात्रा व्यर्थ होगी। वो चाहे तो पेड़ के खोखले तने में ही रहकर कायरता का नाटक कर सकता है। लक्ष्य, हाइव के साथी योद्धाओं के रूप में मैं आपको कुछ सलाह देना चाहता हूं। तुम ठीक से क्यों नहीं सोच रहे हो? जब आप पश्चिम में सफल नहीं हो सकते तो पूर्व में आकर दोबारा कोशिश क्यों नहीं करते? आपको हर दिन कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिलेगा, है ना? अगर आप बस वही बैठे रहेंगे और अपने सामान को खत्म करते रहेंगे तो आप प्रगति कैसे कर पाएंगे? अरे रुकिए, आपके पास तो दौड़ने भागने के लिए सामान भी नहीं है। तुम तो बस पतली हवा में सांस लोगे। हाँ, कैप्टन सिद्धार्थ ने ठंडी सी आवाज में कहा। स्थान बदलने से उसे कोई फायदा नहीं होगा। चारों देवताओं ने कहा कि वे विशेष रूप से लक्ष्य को पूरी तरह से घेरने के लिए यहां आए थे। यदि वो पूर्व की ओर जाता है तो चारों देवता भी उसके पीछे पूर्व की ओर चले जाएंगे। अगर वो यही रुका रहता है तो वे भी यही रुके रहेंगे। देखते हैं उसके पास अब कौन कौन से कर्तव्य बचे हैं। तो फिर तुम गए काम से, लक्ष्य। शायद तुम्हें चींटियों के घोंसले में वापस जाकर जैसे तैसे गुजारा करना चाहिए। हर दिन एक ग्रहीय क्रिस्टल प्राप्त करना कुछ भी न होने से बेहतर है। शायद 10 या 8 वर्षों में आप आंतरिक कोर क्यूई की कुछ और परतों को संपीड़ित कर सकते हैं। मुझे बताओ, क्या मैं गलत हूं? लक्ष्य का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया जब उसने समूह की ओर देखा। अगर तुमने एक भी शब्द बकवास किया तो यकीन मानो मैं तुम्हें तुरंत मार डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें चारों देवताओं से डर नहीं लगता? कप्तान सिद्धार्थ कांपते हुए हकलाया। लक्ष्य के जवाब देने से पहले ही नेहा आ गए। जैसे ही वो पास पहुंची, आसपास का तापमान कई डिग्री कम हो गया। मिस हमारा, ये लक्ष्य बेहद ही अपमानजनक है। चारों देवताओं का अपमान करने की हिम्मत कर रहा है। मैं तो बस तुम्हारी तरफ से उसे सबक सिखा रहा था
ताकि बदला ले सकूं। स्मैक! नेहा के जोरदार थप्पड़ से कप्तान सिद्धार्थ बुरी तरह घायल हो गए और जमीन पर गिर पड़े। मिस समारा, ऐसा क्यों डॉट? कैप्टन सिद्धार्थ ने अविश्वास से नेहा की ओर देखा। क्या उन्हें एक ही पक्ष में नहीं होना चाहिए था? चार देवताओं और लक्ष्य के बीच का संघर्ष हमारा मामला है। इसमें तुम्हारे जैसे तुच्छ मस्खरों को दखल देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई उसे दोबारा परेशान करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे तुरंत मार डालूंगा। अब बाहर निकल जाओ। कैप्टन सिद्धार्थ और उनके साथी लगभग गिरते गिरते हुए वहां से भागने लगे। लक्ष्य ने नेहा की ओर देखा। आपने ऐसा क्यों किया? ज्यादा कुछ नहीं। मुझे चापलूस लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। लक्ष्य, क्या तुम जा रही हो? बस घूमने फिरने जा रहा हूं। यहां रुकने का कोई फायदा नहीं है, लक्ष्य ने जवाब दिया। अच्छे से, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही विकल्प चुनता। स्टार फ्रूट का पेड़ बहुत विशाल है और बाहर भी संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन अत्यधिक आशावादी न रहें। आपको कोई अवसर नहीं मिलेगा। सच में, मैं फिर भी कोशिश करने का इरादा रखता हूं। अच्छा, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा और फिर तुम्हारी जान ले लूंगा, नेहा ने धीरे धीरे जाने से पहले कहा। लक्ष्य उसे जाते हुए देखती रही। हालांकि वो महिला निर्दयी थी, लेकिन वो तुच्छ षड्यंत्रकारी नहीं थी, जिसका मतलब ये था कि वो पूरी तरह से बुरी नहीं थी। हाइव में और अधिक समय बिताए बिना लक्ष्य वहां से रवाना हो गई। छत्ते से बाहर निकलते ही लक्ष्य ने तुरंत लोकेटर निकाला और तुषार की स्थिति की जांच की। उसने देखा कि तुषार अब और भी पूर्व की ओर बढ़ चुका था। कुछ और किलोमीटर आगे जाने पर वो तारा फल के पेड़ के बिल्कुल किनारे पर पहुंच जाएगा। ये आदमी क्यों परिधि की ओर भाग रहा है? कोई बात नहीं, मुझे तुरंत उसका पीछा करना होगा और पता लगाना होगा। लक्ष्य ने अपनी ढाल पर कदम रखा और ऊपर की ओर चढ़ गया। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ स्टार फ्रूट के पेड़ के भीतर लगभग कोई कीड़े मकोड़े नहीं थे जिनसे उसे डरने की जरूरत थी, जिससे वो बिना किसी बाधा के उड़ सकता था और घूम सकता था। एक बार हवा में उड़ने के बाद लक्ष्य ने लोकेटर को पकड़ा और सीधे पूर्व की ओर उड़ान भरी, जहां तुषार को चिन्हित किया गया था। वो काफी समय से घर से बाहर नहीं निकला था। दुनिया अपरिवर्तित रही, चारों ओर शाखाओं और पत्तियों से भरी हुई थी। हालांकि जैसे ही लक्ष्य बाहर निकला, उसने देखा कि आकाश धुंधला था और जंगल में कोहरा छाया हुआ था, जिससे ऐसा लग रहा था कि बारिश होने ही वाली है। अत्यधिक ऊंचाई के कारण स्टार फ्रूट के पेड़ के अंदर बारिश बहुत कम होती थी। बारिश की बूंदें पेड़ों की छतरी के नीचे तभी गिरती थी जब तूफानी बादल विशेष रूप से ऊंचे होते थे, और तब भी बारिश तेज नहीं होती थी क्योंकि घनी पत्तियां अधिकांश पानी को रोक लेती थी। ऐसी अफवाह थी कि बारिश का सही मायने में अनुभव करने के लिए किसी को स्टार फ्रूट के पेड़ के बाहरी इलाके में जाना पड़ता था। क्या तुषार सिर्फ बारिश देखने जा रहा था? लक्ष्य ने अपना सिर हिलाकर इस अविश्वसनीय अटकलबाजी को खारिज कर दिया। उसने अपनी उड़ान की गति बढ़ा दी। अब डार्क गोल्ड स्तर पर पहुंच चुकी उनकी मानसिक शक्ति लंबी दूरी की निरंतर यात्रा को संभव बनाने के लिए पर्याप्त थी। अगर कोई अनजान कीड़ा दिखाई देता तो लक्ष्य उसे एक झटके में मार गिराता, और वो केवल तभी क्रिस्टल इकट्ठा करने की जहमत उठाता था जब वे बहुत मूल्यवान होते थे। पूरे 2 घंटे की उड़ान के बाद दोपहर होने वाली थी। लक्ष्य ने लोकेटर को दोबारा चेक किया और पाया कि वो तुषार से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर था। उसने अपनी चाल थोड़ी धीमी कर दी और अपने आसपास का जायजा लिया। अब वो स्टार फ्रूट के पेड़ के बाहरी किनारे के करीब था, जहां कभी कभी हल्की सी धूप अंदर आती थी। सबसे बाहरी सीमा पत्तों के विशाल विस्तार से ढकी हुई थी। ये पत्तियां अत्यधिक संक्षारक थी और पास आने वाली किसी भी चीज का स्वतः पता लगा सकती थी, जिससे ये क्षेत्र किसी के भी पास जाने के लिए बहुत खतरनाक हो जाता था। कुछ देर धीरे धीरे उड़ने के बाद लक्ष्य को बातचीत की आवाज सुनाई दी। तुषार करीब था। ओह, तो तुषार अकेला नहीं है।
लक्ष्य ने जमीन पर उतरकर अपनी ढाल को वापस खींच लिया और चुपके से तुषार की स्थिति की ओर बढ़ा। दो बड़े पत्तों को हटाने पर आगे एक खुला क्षेत्र दिखाई दिया। ये स्टार फ्रूट के पेड़ का बिल्कुल बाहरी किनारा था। यहां दो लोग थे। लक्ष्य ने आखिरकार तुषार को देखा, जिससे उनकी मुलाकात 2 साल से अधिक समय से नहीं हुई थी। वो युवक अधिक परिपक्व और बलवान प्रतीत हो रहा था और उसकी साधना में काफी प्रगति हो चुकी थी। वो वास्तव में आंतरिक कोर क्यूई संपीड़न की चौथी परत तक पहुंच चुका था, जो चेतन और जियान की तुलना में भी तेज प्रगति थी। तुषार ने जिस तरह की प्रगति की है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि आकाश वास्तव में तारा क्रिस्टल के लिए एक उच्च उपज वाला क्षेत्र है। तुषार ने अभी भी वही हेडबैंड पहन रखा था। वो उस वस्तु को बहुत महत्व देता प्रतीत होता था, इस बात से अनजान कि उसके अंदर छिपी छोटी, मुलायम धातु की सुई लगातार उसके ठिकाने का खुलासा कर रही थी। उसके साथ एक और व्यक्ति था और लक्ष्य ने उसे पहचान लिया। ये विक्रम था, हाइव के वास्तविक स्वामी विक्रम आश्चर्यजनक रूप से तुषार के साथ थे। दोनों व्यक्ति खुले मैदान में बैठे हुए थे और आसपास के नजारे को निहार रहे थे। मुझे इसकी बहुत याद आती है, तुषार ने कहा। मैं 2 साल से ज्यादा समय से घर से बाहर नहीं निकला हूं। आप भाग्यशाली हैं। आपको तो अभी सिर्फ 2 साल ही हुए हैं। मैं 6 साल से यही फंसा हुआ हूं और अभी तक यहां से निकला नहीं हूं। मैंने तो एक बार भी नीला आसमान नहीं देखा है। आप यहां कर सकते हैं। क्या आपको उन शाखाओं के बीच से बाहर आसमान धुंधला सा नहीं दिख रहा है? हे, आसमान नीला है या नहीं, ये अब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात है ताकत होना। मैंने अपनी सीमाओं का आकलन पहले ही कर लिया है। मेरी अधिकतम सीमा आंतरिक कोर क्यूई संपीड़न की छठी परत है। इससे आगे कुछ भी मेरी पहुंच से बाहर है। उस बाधा तक पहुंचने से पहले मैं सिर्फ एक विशेष तारा क्रिस्टल प्राप्त करने से ही संतुष्ट हो जाऊंगा। तुषार ने कहा, मेरी स्थिति तुमसे थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। मेरा अनुमान है कि मेरी सीमा संपीड़न की 7वीं परत है, लेकिन आकाश के भीतर तारकीय क्रिस्टल दुर्लभ होते जा रहे हैं। अगर मुझे अपनी ताकत तेजी से बढ़ानी है, तो मुझे बाहर ज्यादा खोजबीन करनी होगी। अगर मैंने गलती से आपको ये कहते हुए न सुना होता, तो मैं आपके साथ आने की जहमत ही नहीं उठाता। विक्रम ने उसे याद दिलाया। अरे, हमने सहमति जताई थी। मुझे ये विशेष तारा क्रिस्टल मिला। जब समय आएगा, मैं विशेष फल को काट लूंगा और साधारण फलों का ढेर तुम्हारा होगा। इससे आपको 5वीं या 6ठी परत तक आसानी से पहुंचने में मदद मिलेगी। मैं जानता हूं, मुझे पता है, हमने बहुत पहले ही ये तय कर लिया था। वो खास चीज तुम्हारी है और बाकी सब मेरी है। आपने इसे ढूंढ लिया है और मैं तो बस आपके साथ चल रहा हूं। इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं उस खास स्टार क्रिस्टल को लेने की कोशिश नहीं करूंगा। विक्रम ने तुषार की ओर एक नजर डाली। उसे पूरा भरोसा था कि चूंकि उसकी ताकत तुषार से कहीं अधिक है, इसलिए उसे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि दूसरा व्यक्ति सौदे से मुकर जाएगा। तब तुषार ने पूछा, लेकिन हम फल के पेड़ के बिल्कुल किनारे तक आ गए हैं। आप जिस विशेष तारा क्रिस्टल की बात कर रहे थे, वो आखिर कहाँ है? जल्दी मत करो। मुझे इसकी खोज संयोगवश ही हुई। एक विशेष तारा क्रिस्टल को ढूंढना कितना आसान है। इन वर्षों में आकाशमंडल जैसी विशाल जगह से कितने लोग निकले हैं। हमें इंतजार करना होगा। ये बारिश शुरू होने पर दिखाई देना चाहिए। अगर आप अधीर हैं, तो बस भारी बारिश और तेज गरज के लिए प्रार्थना करें। बारिश? बारिश और गरज का इससे क्या लेना देना है? तुषार ने पूछा। मुझे ठीक से पता नहीं क्यों, लेकिन आखिरी बार मैंने इसे आंधी तूफान के दौरान देखा था। अगर मैं इसे खुद काट सकता, तो आपको यह मौका नहीं मिलता। अच्छा, इसी वजह से आप बारिश शुरू होने से ठीक पहले बाहर आए थे। चूंकि हम यहां हैं, तो चलिए यहीं रुककर इंतजार करते हैं। वे दोनों वहां बैठकर बातें कर रहे थे। उनकी बातचीत के दौरान तुषार ने कभी कभी लक्ष्य का जिक्र किया। उनके शब्दों से एक स्पष्ट, गहरी नफरत झलक रही थी। लक्ष्य दूर से सुन रहा था।
उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। धीरे धीरे हवा तेज होने के साथ ही पेड़ की शाखाएं हिलने लगी। हवा चल रही है, एक ठंडी हवा। ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली है। यहां बारिश का इंतजार करना सचमुच दुर्लभ है, विक्रम ने टिप्पणी की। क्षितिज पर धीरे धीरे काले बादल घिरने लगे, जो खतरनाक ढंग से आगे बढ़ते हुए स्टार फ्रूट के पेड़ के करीब आते जा रहे थे। कितने घने काले बादल! उत्कृष्ट! ये बारिश निश्चित रूप से हल्की नहीं होगी। मुझे लगता है कि हम जल्द ही उस विशेष तारा क्रिस्टल को देख पाएंगे। काले बादलों के भीतर एक सुनहरा सर्प उछला और बिजली विशाल आकाश में चमक उठी। गड़गड़ाहट! आकाश में अचानक एक भीषण, कान फाड़ देने वाली बिजली कड़की, जिससे उनके कान के पर्दे फड़कने लगे। तेज तेज बारिश की बूंदें गिरने लगी। स्टार फ्रूट के पेड़ को आखिरकार एक दुर्लभ आंधी का सामना करना पड़ा। तुषार और विक्रम बारिश से खुद को बचाने के लिए अपने सिर पर एक पत्ता पकड़े हुए थे, लेकिन उनकी निगाहें लगातार पत्ते के किनारे पर टिकी हुई थी। यही वो जगह है, पिछली बार मैंने इसे यहीं पाया था। विक्रम ने एक निश्चित दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा। तुमने इसे गलत तो नहीं याद किया होगा, है ना? वहां स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं है, एक शाखा भी नहीं। फूल कहाँ उगेगा? और बिना फूल के तारा क्रिस्टल कैसे हो सकते हैं? तुषार ने संदेह से पूछा। मैं भी इसे स्पष्ट रूप से समझा नहीं सकता। मुझे बस इतना याद है कि बिजली ठीक उसी जगह गिरी और फिर कुछ फट गया। उस दरार के अंदर एक पेड़ था और उस पेड़ पर तारा क्रिस्टलों का एक विशाल समूह था। वे सभी परिपक्व तारकीय क्रिस्टल थे, कम से कम 100 की संख्या में। उन तारकीय क्रिस्टलों के बीच में एक फूल के ऊपर एक हल्के पीले रंग का तारा क्रिस्टल था। यह निश्चित रूप से एक विशेष तारा क्रिस्टल था। तुषार ने विक्रम की बातें ऐसे सुनी मानो कोई परीक्षा सुन रहा हो, लेकिन मन ही मन उसे संदेह बना रहा। पूरी बात अविश्वसनीय लग रही थी, लेकिन चूंकि वो इतनी दूर आ चुका था, अब पीछे हटना संभव नहीं था। बारिश तेज होती गई, मानो आकाश और धरती आपस में जुड़ गए हों। उनके चारों ओर रुक रुक कर गरज और बिजली चमक रही थी। फिर भी हैरानी की बात यह थी कि इस खास जगह पर बिजली नहीं गिरी। विक्रम ने उदास स्वर में कहा, मुझे याद है जब मैं बच्चा था तो मेरे शिक्षक ने कहा था कि बारिश के समय पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए, क्योंकि पेड़ बिजली को आसानी से आकर्षित करते हैं। लेकिन तारा फल का पेड़ इतना विशाल है, इस पर अभी तक बिजली क्यों नहीं गिरी? ये बात पूरी तरह सच नहीं है। अन्य जगहों पर भी बिजली गिर रही है, बस अभी तक हमने इसे यहां नहीं देखा है। ये बिल्कुल सामान्य बात है। जब वे दोनों बात कर रहे थे तो उनके आसपास की बिजली धीरे धीरे तेज होती हुई प्रतीत हुई। घने बादलों के कारण स्टार फ्रूट के पेड़ की पत्तियों के बीच घोर अंधेरा था। कभी कभार बाहर बिजली चमकने से कुछ क्षणों के लिए अंदर रोशनी हो जाती थी। बिजली की चमक अजीबोगरीब चापों में मुड़ती हुई पास और दूर दोनों जगह विकृत होती हुई दिखाई दी, लेकिन फिर भी वे इस स्थान पर गिरने से इनकार कर रही थी। ये ठीक नहीं है। अगर बिजली नहीं गिरेगी तो वो दरार भी नहीं पड़ेगी। हम यहां इंतजार नहीं कर सकते, हमें कुछ सोचना होगा, विक्रम ने कहा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? तुषार ने परेशान होकर पूछा। धातु विद्युत का संचालन कर सकती है और बिजली को आकर्षित कर सकती है। शायद अगर हम वहां कुछ धातु फेंक दें तो ये काम कर जाए। तुषार ने सिर हिलाया। विक्रम ने एक पल सोचा, अपनी अंतरिक्ष अंगूठी से एक तलवार निकाली और उसे अपनी स्मृति में बसे स्थान की ओर दूर फेंक दिया। यह तरीका वाकई कारगर साबित हुआ। ऐसा लगा मानो बिजली तलवार की ओर आकर्षित हो रही हो, और अचानक आकाश से एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। तलवार को सटीकता से प्रहार करना। दरार! तलवार पर सुनहरी रोशनी तेजी से चमकी, फिर वो जमीन पर गिर गई और उसकी चमक फीकी पड़ गई। लेकिन उनमें से किसी ने भी तलवार की ओर नहीं देखा। इसके बजाय वे मुंह खोले हवा में घूरते रहे। लक्ष्य भी ये सब देख रहा था, और वो अपने सामने के दृश्य को देखकर
स्तब्ध रह गया था। वहां शून्य लोक में बैंगनी और काले प्रकाश से चमकती हुई एक दरार दिखाई दी। वह दरार धीरे धीरे खुलते हुए एक ऊर्ध्वाधर मुंह की तरह दिख रही थी, बिना दांतों वाला, सुनहरे बैंगनी होठों वाला। उसके भीतर से किसी अज्ञात स्रोत से हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी, जो गहरी और रहस्यमयी थी। दरार के अंदर थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा पेड़ खड़ा था, जिस पर फूलों के गुच्छे खिले हुए थे। फूल पूरी तरह खिले हुए थे और उनके ऊपर कुछ वस्तुएं तैर रही थी, जिनसे हल्की तारों की रोशनी निकल रही थी। स्पष्ट रूप से वे तारा क्रिस्टल थे। तुषार के समूह और लक्ष्य दोनों ने अनगिनत तारा क्रिस्टल देखे थे, और वे एक नजर में बता सकते थे कि वे किस काल और अवस्था में हैं। फिर भी वे इन तारा क्रिस्टलों को देखकर स्तब्ध रह गए। विक्रम का 100 से अधिक होने का दावा बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं था, बल्कि उन्होंने तो इसे कम ही बताया था। यहां कम से कम 200 से 300 तारा क्रिस्टल थे। तारों की रोशनी के धब्बे एक दिव्य नदी की तरह लहरा रहे थे और टिमटिमा रहे थे। उनमें से प्रत्येक एक परिपक्व तारकीय क्रिस्टल था, पूर्णतः परिपक्व, जिसकी ऊर्जा तीव्रता एक साधारण तारकीय क्रिस्टल की तुलना में दोगुनी से भी अधिक थी। ये किसी की भी आंखों को चकाचौंध करने के लिए पर्याप्त था। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत नजारा था। खासकर एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए ये तारा क्रिस्टल ताकत, शक्ति, धन, प्रतिष्ठा सब कुछ दर्शाते थे। और तारामय क्रिस्टलों के घने समूह के केंद्र में एक अकेला क्रिस्टल डोल रहा था, जिससे एक हल्की पीली रोशनी निकल रही थी, जो धूसर और हरे रंग के बीच बदलती रहती थी। रोशनी लगातार बदलती रहती थी। ये तेज नहीं थी, लेकिन इसका कोई निश्चित रंग नहीं था। एक विशेष तारा क्रिस्टल, ये सचमुच एक विशेष तारा क्रिस्टल था, और ये कोई साधारण तारा क्रिस्टल नहीं था। अन्यथा इसे प्रकट करना इतना मुश्किल नहीं होता। ये तारा क्रिस्टल सचमुच एक अनमोल खजाना था। विक्रम और तुषार हवा में तैरते तारे के क्रिस्टल को बिना पलक झपकाए घूरते हुए लगभग लार टपका रहे थे। विक्रम ने इसे पहले भी एक बार देखा था, इसलिए उसने थोड़ा और विरोध किया। उसने तुषार से कहा, ठीक है, चलो अब चलते हैं। क्या तुम मानसिक शक्तियों के ज्ञाता नहीं हो? मुझे ऊपर ले जाओ और सीधे उस दरार में ले जाओ। हमारे समझौते के अनुसार मैं वो विशेष तारा क्रिस्टल ले लूंगा और बाकी सब तुम्हारा होगा। वो दरार जमीन से पूरे 40 मीटर ऊपर थी, हवा में लटकी हुई थी और आसपास कोई शाखाएं नहीं थी। वहां तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता उड़ना था। हालांकि विक्रम हाइव का प्रभारी था, लेकिन वो मानसिक शक्ति वाला व्यक्ति नहीं था और उसमें उड़ने की क्षमता भी नहीं थी। यही एक कारण था कि वो तुषार को अपने साथ लाया था। तुषार भी अपनी तंद्रा से बाहर आया। उसकी आंखें झपकती हुई बोली, ठीक है, चलो चलते हैं। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, तुषार ने एक ढाल निकाली और उस पर चढ़ गया। फिर उसने विक्रम से कहा, चलो मेरे सामने खड़े हो जाओ। इस तरह जब हम अंदर जाएंगे तो तुम सबसे पहले तारा क्रिस्टल ले लोगे। तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि मैं विशेष क्रिस्टल ले लूंगा। विक्रम को यह बात काफी तर्कसंगत लगी, इसलिए वो तुरंत ढाल पर चढ़ गया और तुषार के सामने खड़ा हो गया। जब वे दोनों ऊपर की ओर उड़े और सीधे हवा में मौजूद दरार की ओर बढ़े तो ढाल थोड़ी सी डगमगा गई। उनके पीछे खड़े होकर लक्ष्य ने दरार को देखते हुए अपने दिल की धड़कन तेज महसूस की। एक स्थानिक दरार। ये वास्तव में एक स्थानिक दरार है। इसके अंदर के फूल स्पेस टाइम वांडरिंग के फूल हैं, जो किसी कारणवश इस तारा फल के पेड़ के भीतर कैद हो गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुषार की शक्ति बाद में इतनी महान हो गई। दरअसल उसे अंतरिक्षीय दरार के भीतर भटकता हुआ अंतरिक्षमय का फूल मिला। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। इसलिए मेरे पिछले जन्म में इस समय तारा क्रिस्टल प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी विक्रम नहीं था, जबकि तुषार और अन्य लोग इस दरार के बारे में नहीं जानते थे। लक्ष्य जानता था। ये एक स्थानिक दरार थी।
इस दरार के दूसरी ओर वास्तव में एक दूसरी दुनिया थी, शायद विशाल तारों भरे आकाश में, हजारों प्रकाश वर्ष दूर। ब्रह्मांड में स्थानिक दरारें एक से अधिक बार प्रकट हो चुकी है। ऐसी दरारें अक्सर उच्च पुरस्कारों का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन उससे भी कहीं अधिक वे उच्च जोखिमों का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। यदि दरार स्थिर होती तो कोई थोड़े समय में उसमें प्रवेश करके वापस आ सकता था, लेकिन यदि वो अस्थिर होती तो प्रवेश करने के बाद वो बंद हो सकती थी, जिससे मार्शल आर्टिस्ट उस दूसरी दुनिया में हमेशा के लिए फंस सकता था और कभी भी घर का रास्ता नहीं खोज पाता। अंतरिक्ष समय में विचरण करने वाला फूल केवल अंतरिक्ष समय की दरारों के भीतर ही विद्यमान था। उस पर बने तारा क्रिस्टल अंतरिक्ष की शक्ति का प्रतीक थे। इसीलिए तुषार ने मनोक्तिशील दूरसंचार जैसी उच्च स्तरीय कला में महारत हासिल कर ली। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि स्थानिक शक्ति के बिना दूरसंचार अकल्पनीय होता। लक्ष्य तुषार और दूसरे को पीछे से भागते हुए देख रहा था, और जैसे ही वो हिलने वाला था, उसे दरार में एक झिलमिलाहट महसूस हुई। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी भी क्षण ढहकर गायब हो जाएगी। हाल ही में हालात ठीक नहीं हैं। ये स्थानिक दरार अभी स्थिर नहीं है। बिजली की उस कड़क ने अंतरिक्ष को चीर दिया, लेकिन उसकी शक्ति पर्याप्त नहीं थी। ये दरार ढहने ही वाली है। इसके अलावा लक्ष्य को ये आभास हुआ कि तुषार साधारण तारा क्रिस्टल से संतुष्ट नहीं था। संभवतः उन दोनों के बीच विवाद होगा। निश्चित रूप से जैसे ही तुषार और दूसरा व्यक्ति दरार के पास पहुंचे, और इससे पहले कि वे अंदर प्रवेश कर पाते, वो सुनहरे बैंगनी प्रकाश से जगमगा उठी और उनकी आंखों के सामने गायब हो गई। विक्रम, मुझे समझाओ, क्या हुआ? तुषार ने गुस्से से कहा। मुझे भी नहीं पता। दोनों ने भारी बारिश में कुछ देर तक चक्कर लगाया, हार मानने को तैयार नहीं थे, और अंत में उतरे। विक्रम ने अपना सिर खुजाया और खूब सोचने लगा। अंत में उसने अपना माथा पीटते हुए कहा, मुझे अब याद आया। पिछली बार जब मैंने ये दरार देखी थी, तब भी ये बहुत थोड़े समय में गायब हो गई थी, लगभग अभी की तरह। तो बात कुछ इस तरह है। तुषार ने एक पल सोचा, और धीरे धीरे उसके मन में एक विचार आया। ये दरार अपनी जगह पर स्थिर थी, और इसे तोड़ने के लिए बिजली की शक्ति पर निर्भर रहना पड़ता था। हालांकि वो तलवार एक बार से अधिक बिजली को आकर्षित नहीं कर सकती थी। उसके बाद वो बेकार हो जाती थी। उसने अनुमान लगाया कि बिजली की शक्ति पर्याप्त नहीं थी। अगर वे अधिक बिजली आकर्षित कर पाते तो कोई समस्या नहीं होती। ये सोचते हुए तुषार ने विक्रम की ओर देखा। भाई विक्रम, मुझे लगता है कि ये दरार कहीं नहीं जा रही है। क्यों ना हम एक और बिजली गिराकर इसे फिर से खोल दें? फिर आप जल्दी से अंदर जाकर तारा क्रिस्टल इकट्ठा कर सकते हैं और तुरंत बाहर आ सकते हैं। विक्रम ने तुरंत सिर हिलाया। आपकी बात में बहुत सच्चाई है, लेकिन मेरी तलवार खो गई है। वो उस बिजली से नष्ट हो गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि हम साथ साथ यहां आए हैं। मैं तुम्हें अकेले बलिदान देने नहीं दे सकता। मेरे पास एक और तलवार है, इसका इस्तेमाल करो। जैसे ही तुषार बोल रहा था, उसने अपनी स्पेस रिंग से एक तलवार निकाली। तलवार पर बिजली की हल्की चिंगारियां चमक रही थी। यह स्पष्ट रूप से बहुत उच्च गुणवत्ता की थी। जब मैंने पदभार संभाला था, तब से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का यह नवीनतम उत्पाद है। तलवार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसलिए यह पिछली तलवार से भी अधिक प्रभावी होनी चाहिए। अच्छा, तो मैं इसे फिर से ऊपर फेंकने की कोशिश करूंगा। विक्रम ने तलवार उठाई और उसे फेंकने की तैयारी की। रुको, इतनी जल्दी मत करो। मुझे लगा कि तुम्हारा आखिरी थ्रो थोड़ा चूक गया। थोड़ा उधर खड़े हो जाओ, तुषार ने उसे निर्देश देते हुए कहा। यहां? विक्रम ने तलवार पकड़े हुए कुछ कदम बढ़ाए। बस थोड़ा और, 2 कदम और। यहां? मुझे याद है ये यही था। विक्रम ने 2 कदम और बढ़ाए। हां, ये लगभग सही लग रहा है। तलवार को ऊपर उठाओ और उससे इशारा करो। मुझे देखने
दो कि क्या ये वही जगह है जहां पहले थी। इस समय विक्रम का दिमाग तारा क्रिस्टल से भरा हुआ था, इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने हाथ में पकड़ी तलवार को ऊपर उठाया और इशारा करते हुए कहा, मुझे याद है कि ये यही होना चाहिए। देखो, ऊपर अभी भी कुछ पत्ते बचे हैं। चटक, चटक, चटक। जैसे ही उसने तलवार उठाई, उसके भीतर की धारा आकाश में चमकती बिजली के साथ प्रतिक्रिया करने लगी। सुनहरे सर्प गर्जना करते हुए नीचे गिरे। किसी को भी प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला और जोर से विक्रम के हाथ में मौजूद तलवार से टकरा गए। मानव शरीर विद्युत का सुचालक होता है और विक्रम के माध्यम बनने के कारण उस पर सीधे 7 या 8 लगातार आकाशीय बिजली गिरी। वो वही गिर पड़ा, उसका शरीर जलकर काला पड़ गया और उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। तुषार ने विक्रम की तरफ देखा तक नहीं। उसका ध्यान पूरी तरह से आकाश पर केंद्रित था। 7-8 बार बिजली गिरने के बाद वो सुनहरी बैंगनी दरार आखिरकार एक बार फिर दिखाई दी। इस बार दरार की स्थिति पिछली बार की तुलना में कहीं अधिक स्थिर प्रतीत हो रही थी। इसके किनारों पर प्रकाश अधिक चमकीला हो गया था, जिससे संकेत मिलता है कि ये थोड़े समय में ढहकर गायब नहीं हो जाएगी। बेशक इस बार भी शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि स्थानिक अवरोध बेहद ठोस होते हैं और स्वतः ही ठीक हो सकते हैं। पर्याप्त समय मिलने पर दरार कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वो अंततः भर ही जाएगी। तुषार को इनमें से कुछ भी पता नहीं था। वो उन फूलों को टकटकी लगाकर देखता रहा और जोर से हंसने लगा। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। विक्रम, तुम मूर्ख, तुम लापरवाह बेवकूफ। क्या अब तुम दिखावा करने जा रहे हो? तुम्हारे जैसे सुअर को एक विशेष तारा क्रिस्टल चाहिए था। क्या तुम्हारे पास उसे लेने की हिम्मत भी थी? ये सारी चीजें सिर्फ मेरी ही हो सकती है। मैं तुम्हें इनमें से एक भी साधारण चीज नहीं दूंगा। एक बार जब मुझे ये तारा क्रिस्टल मिल जाएंगे, तो मुझे शक्ति मिल जाएगी। मुझे फिर कभी अधीपति के अधीन नहीं रहना पड़ेगा। आकाश के वे 4 देवता कौन हैं? वे सब बेकार हैं। और लक्ष्य, उस कमीने ने उस समय मेरा बहुत अपमान किया था। मैं तुम्हारे किए का 100 गुना बदला लूंगा और तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। और मीना, जब लक्ष्य और छोटा अधिपति दोनों मेरे हाथों मारे जाएंगे, तब जब तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं बचेगा, तो क्या तुम बलवान को चुनोगी? जैसे जैसे तुषार बोलता गया, वो कुछ हद तक उन्मादी होता गया। ये तो बस मानवीय स्वभाव है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई गरीब आदमी अचानक अमीर हो जाए। वो अक्सर अपना मूल स्वभाव खो देता है, अपनी उत्तेजना पर काबू नहीं रख पाता और अहंकारपूर्ण हरकतें करने लगता है। मार्शल आर्टिस्ट भी कुछ इसी तरह थे। अपार शक्ति का सामना करने पर कुछ ही लोग अपना संयम बनाए रख पाते थे, खासकर इसलिए कि तुषार वास्तव में इतना बूढ़ा नहीं था। अपनी ढाल पर कदम रखते हुए वो फिर से हवा में उड़ गया। उड़ते हुए वो हंस रहा था, विजयी भाव से अंतरिक्षीय दरार की ओर दौड़ रहा था। अपना हाथ इस तरह बढ़ा रहा था मानो वो जल्द ही उस तारा क्रिस्टल और बाकी सब कुछ को पकड़ लेगा। उसकी उंगलियां धीरे धीरे करीब आ रही थी, स्थानिक दरार के किनारे की ओर बढ़ रही थी। बस एक और कदम और वो एक बिल्कुल नई दुनिया में प्रवेश कर जाएगा, अनंत प्रकाश और कल्पना की दुनिया में। एक कहावत है, अत्यधिक खुशी दुख को जन्म देती है। एक और कहावत है, इतने करीब होकर भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग। जैसे ही तुषार सफल होने ही वाला था, उसे अचानक अपनी छाती में ठंडक का एहसास हुआ। ये क्या है? उसने नीचे देखा तो पाया कि एक सुनहरी छोटी सी तलवार उसकी पीठ में घुसी हुई है, जो उसकी छाती के बीचों बीच से निकल रहा था। इसके तुरंत बाद उसकी शक्ति पल भर में गायब हो गई। वो अपने कवच को नियंत्रित नहीं कर सका और चीखता चिल्लाता हुआ आसमान से नीचे गिर पड़ा। बूम! उसका शरीर जमीन पर जोर से गिरा। फिर भी उसकी तुरंत मृत्यु नहीं हुई। उसने बैंगनी दरार की ओर देखा। उसका हाथ अभी भी उसकी ओर बढ़ा हुआ था, लेकिन वो अब उसे छू नहीं सकता था।
क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? उसने बुदबुदाते हुए कहा। जैसे ही आकाश से बारिश गिरने लगी, लक्ष्य का चेहरा उसकी दृष्टि में प्रकट हुआ। कोई क्यों नहीं है? तुषार, तुमने शायद हमेशा खुद को एक अच्छा इंसान समझा होगा, लेकिन तुम्हें इस बात का एहसास नहीं था कि तुम्हारा दिल दुष्ट था। छोटी मोटी लालसाओं के सामने तुम हमेशा एक सज्जन व्यक्ति की तरह व्यवहार करते थे, लेकिन जब जीवन और मृत्यु या सत्ता का सवाल आया, तो तुम अपने असली स्वभाव को नहीं संभाल पाए। इसलिए तुम्हारा अंत बहुत पहले ही तय हो चुका था। मैं बस तुम्हें विदा करने आया हूं। लक्ष्य, लक्ष्य, अलविदा, तुषार। मैंने तुम्हें पहले ही 2 साल और जीने की इजाजत दे दी है। संतुष्ट रहो। अब जब तुमने अपना मिशन पूरा कर लिया है, तो तुम शांति से जा सकते हो। इसके साथ ही लक्ष्य ने अपना हाथ उठाया। पिघली हुई धातु से बनी छोटी सी तलवार तुषार की छाती से बाहर निकली। गर्म खून तेजी से बह निकला, जिसे मूसलाधार बारिश ने बहा दिया और पानी के साथ तेजी से पेड़ों में जा गिरा। तुषार का हाथ अंततः बेजान होकर नीचे गिर गया। उसका सिर एक तरफ झुक गया और इस तरह उसकी जान चली गई। तुषार और विक्रम दोनों की मौत के बाद यहां तीसरा व्यक्ति नहीं बचा था। लक्ष्य ने अपनी ढाल पर कदम रखा और आकाश में उड़ गया। आकाश में बिजली की एक तेज चमक लक्ष्य की ओर गिरी। बिजली के आयनों से मजबूत हुए लक्ष्य के शरीर को देखते हुए वो हवा में व्याप्त तीव्र विद्युत धारा को पहले ही भांप गया। उसने सहज ही अपना हाथ उठाया और एक उड़ता हुआ खंजर हवा में ही बिजली को रोकते हुए उसकी ओर बढ़ा। इस प्रक्रिया में खंजर नष्ट हो गया। बिजली की एक और चमक दिखाई दी और लक्ष्य ने एक और उड़ता हुआ खंजर फेंका, जिसने उसे एक बार फिर रोक दिया। जब तुषार और विक्रम अभी ऊपर गए थे, तब उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया गया था। अब बिजली की शक्ति पहले से कहीं अधिक है। 40 मीटर की छोटी दूरी में लक्ष्य ने दरार के सामने तक पहुंचने से पहले लगातार 5 फ्लाइंग डैगर फेंके। बाहर की स्थिति की परवाह न करते हुए लक्ष्य सीधे पानी में कूद पड़ा। इसके बावजूद उसके एक पैर पर बिजली गिर पड़ी। एक जोरदार धमाके के बाद लक्ष्य एक दूसरी जगह पर गिर गया और उसे महसूस हुआ कि उसका पैर सुन्न हो गया है। अरे, सौभाग्य से मेरे शरीर में बिजली के आयन हैं और बिजली के प्रति मेरी प्रतिरोधक क्षमता काफी अधिक है, वरना हो सकता है कि अभी अभी मेरा ये पैर कट गया होता। लक्ष्य को अपने पैर में हो रही सुन्नता की भी परवाह नहीं थी। वो एक पैर पर उछलते हुए आगे बढ़ा और चलते हुए आसपास के वातावरण का जायजा लेने लगा। ये स्थान बड़ा नहीं था, देखने में केवल कुछ 100 मीटर के दायरे का था। इसके भीतर एक छोटी पहाड़ी थी, जिसके ऊपर एक छोटा सा पेड़ उग रहा था। सभी तारा क्रिस्टल इसी पेड़ पर केंद्रित थे, जो चमकीले फूलों से ढका हुआ था। दूर से देखने पर बैंगनी रंग का अंतरिक्ष बहता हुआ प्रतीत हो रहा था। प्रकाश बदल रहा था। ये पृथ्वी पर मौजूद अंतरिक्ष की तुलना में कहीं अधिक अस्थिर महसूस हो रहा था। मुझे नहीं पता कि ये अंतरिक्ष कहाँ से आया। हालांकि मैंने अंतरिक्ष के बारे में पहले भी अफवाहें सुनी हैं, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने अपनी आंखों से कोई दरार देखी है, और उसमें प्रवेश करने की तो बात ही छोड़िए। यहां हवा तो है, इसलिए पेड़ जीवित रह सकता है। ये पहाड़ी पेड़ को पोषक तत्व प्रदान करती है। मुझे आश्चर्य है कि ये पेड़ कितने समय से यहां है। क्या ये तारा फल के पेड़ की तरह 1000 साल से यहां मौजूद है? विचारों में डूबा हुआ लक्ष्य तेजी से छोटी पहाड़ी के सामने पहुंच गया। उसने यहां उड़ने की हिम्मत नहीं की, बल्कि बड़ी मेहनत से चढ़कर पहाड़ी की चोटी तक पहुंचा। वो छोटे पेड़ के पास पहुंचा। वहां हर जगह तारा क्रिस्टल बिखरे हुए थे। एक मोटे अनुमान के अनुसार उनकी संख्या लगभग 300 थी। जो भी हो, मैं इन्हें चुन लूंगा। मेरे पास यहां इन्हें आत्मसात करने का समय नहीं है, इसलिए मैं पहले इन सभी स्टार क्रिस्टल को इकट्ठा कर लूंगा। लक्ष्य विशेष तारा क्रिस्टल के सामने पहुंचा और उसे सबसे पहले उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। नहीं, अगर मैं अभी से तारा क्रिस्टल चुनना शुरू कर दूं, तो मैं बाकी क्रिस्टलों को यहीं नहीं छोड़ सकती।
ये सभी परिपक्व तारा क्रिस्टल हैं। इनमें से हर एक अनमोल खजाना है। मुझे इन सभी को आत्मसात करना होगा। लेकिन अगर मैं इन सबको तोड़ लूं, तो इतने सारे तारा क्रिस्टल को सुरक्षित रखना नामुमकिन है। क्या मुझे पूरा पेड़ उखाड़ कर ले जाना पड़ेगा? अगर मैं इन्हें अंतरिक्ष वलय में रखूं, तो ये तारा क्रिस्टल कुछ ही घंटों में नष्ट हो जाएंगे। ये तो सरासर बर्बादी होगी। टारगेट अचानक चिंतित हो गया। अगर वो उन्हें यहीं समाहित कर लेता, तो संभवतः स्थानिक विदर जल्द ही बंद हो जाता। अगर वो तारा क्रिस्टल अपने साथ ले जाता, तो वो उन्हें थोड़े समय में, यहां तक कि एक डार्क स्टार की मदद से भी पूरी तरह से समाहित नहीं कर पाता। यहां मौजूद अधिकांश तारा क्रिस्टल व्यर्थ हो जाते। यदि लक्ष्य इन सभी परिपक्व तारकीय क्रिस्टलों को अवशोषित कर लेता है, तो उसकी कोर ऊर्जा संभवतः बहुत जल्दी कम से कम 7 गुना संपीड़न पूरा कर लेगी। 7 गुना संपीड़न के साथ लक्ष्य के पास तारा फल के पेड़ के भीतर पर्याप्त समय होगा। वो आकाश के विशेषज्ञों का सामना कर सकता है, मीना को बचा सकता है, और यहां तक कि बर्फ शहर के अड्डे पर होने वाली राक्षस घेराबंदी की घटना को देखे बिना तारा फल के पेड़ से जल्दी निकल सकता है। इसलिए ये तारा क्रिस्टल लक्ष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे और इन्हें व्यर्थ नहीं जाने दिया जा सकता था। लेकिन अगर वो तारा क्रिस्टल को अवशोषित करने के कारण इस स्थान में फंसा हुआ था, तो ये लक्ष्य की इच्छा के बिल्कुल विपरीत था। अगर वो घर लौटने का रास्ता नहीं ढूंढ पाता और हमेशा के लिए यहीं फंस जाता, तो तारा क्रिस्टल को अवशोषित करने का क्या फायदा होता? कोई विकल्प न होने पर लक्ष्य ने समझौता करना चुना। वो स्थानिक विदर के भीतर मौजूद तारा क्रिस्टलों को तेजी से अवशोषित कर लेता था, जितना संभव हो उतना। जब विदर में अस्थिरता और बंद होने के लक्षण दिखाई देते, तो वो कुछ तारा क्रिस्टलों के साथ वहां से निकल जाता था। हालांकि इससे सभी नुकसान तो नहीं रुकते थे, लेकिन नुकसान को कम करना भी कुछ न होने से बेहतर था। चूंकि वो उन्हें आत्मसात करने वाला था, इसलिए लक्ष्य की पहली पसंद स्वाभाविक रूप से वो विशेष तारा क्रिस्टल ही थी। ये विशेष तारा क्रिस्टल अंतरिक्षमय में विचरण का फूल था। इसे प्राप्त करके वो अंतरिक्ष की पौराणिक शक्ति प्राप्त कर लेगा, जिसका लक्ष्य ने हमेशा सपना देखा था। बिना किसी झिझक के लक्ष्य ने अपना पैर पेड़ के तने के पास ले जाकर पैर उठाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर खिले फूलों तक अभी भी काफी दूरी थी। उसे यहां की अस्थिरता का डर सता रहा था, इसलिए वो आसानी से उड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पेड़ के तने को पकड़कर लक्ष्य ने अपने पैर के दर्द को नजरअंदाज किया और अपने बचपन के हुनर का इस्तेमाल किया, पेड़ पर चढ़ना। पैर सुन्न होने के बावजूद लक्ष्य की हरकतें फुर्तीली थी। वो कुछ ही पलों में पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ थोड़ा हिला, लेकिन काफी मजबूत था। अपनी दृष्टि में बाधा डाल रहे कुछ पत्तों को हटाते हुए लक्ष्य ने विशेष तारा क्रिस्टल के पास पहुंचते समय अन्य तारा क्रिस्टलों को गिराने से सावधानी पूर्वक परहेज किया। अंततः करीब आकर लक्ष्य ने अपना सिर नीचे झुकाया। अंतरिक्षमय का विचरण करता हुआ फूल उसकी आंखों के ठीक सामने था। तारा क्रिस्टल धुंधला और हल्का सुनहरा पीला था। एक पल में काला दिखाई दिया, फिर बैंगनी, फिर हरा, जिससे इसे एक अलौकिक और यहां तक कि अवास्तविक सा एहसास हुआ। तारा क्रिस्टल वहीं मौजूद था, फिर भी ऐसा लग रहा था मानो वो वहां नहीं है। यह स्थानिक शक्ति का चमत्कारिक प्रदर्शन था, मानो वो किसी भी क्षण गायब हो सकता है। कितना सुंदर तारा क्रिस्टल है! अंतरिक्षमय का विचरण करने वाला फूल, जिसमें अंतरिक्ष की शक्ति समाहित है। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हें यहां क्यों कैद किया गया था, लेकिन अब तुम मेरे हो। लक्ष्य ने अपनी सांस रोक ली और समयस्थान के उस विचरणशील फूल की ओर अपना हाथ बढ़ाया। उसने कोई बड़ा कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। उसकी उंगलियों ने पुंकेसर को तारा क्रिस्टल से अलग कर दिया, जिससे उनके बीच का रहस्यमय संबंध टूट गया। लक्ष्य की मानसिक दृढ़ता के बावजूद वो इस तारे के क्रिस्टल की सुंदरता से अपरिहार्य रूप से आकर्षित हो गया। बहुत बढ़िया, मैं किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए इसे तुरंत ग्रहण कर लूंगा।
लक्ष्य ने तारा क्रिस्टल उठाया और उसे अपने पेट के निचले हिस्से पर रख लिया, उसे अवशोषित करने की तैयारी में। लेकिन उसी क्षण आसपास का पूरा इलाका अचानक हिल गया। क्या हो रहा है? लक्ष्य ने अपनी हरकतें रोक दी। अचानक स्थानिक दरार तेजी से सिकुड़ने लगी। अरे नहीं, समय और स्थान में भटकने वाला ये फूल ही इस स्थानिक दरार का केंद्र है। इसके बिना ये दरार बंद हो जाएगी। अगर मैं बाहर नहीं निकला तो मैं इस वैकल्पिक आयाम में फंस जाऊंगा। लक्ष्य को अब अन्य तारा क्रिस्टल की कोई परवाह नहीं थी। उसने विशेष तारा क्रिस्टल को जल्दी से अपनी अंतरिक्ष अंगूठी में छिपा लिया, अपनी ढाल पर कदम रखा और गायब हो रही स्थानिक दरार की ओर तेजी से बढ़ गया। लगभग बहुत देर हो चुकी थी। लक्ष्य की गति 1 मिलीसेकंड के भीतर अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच गई। लक्ष्य की गति इतनी तेज पहले कभी नहीं थी। पलक झपकते ही वो स्थानिक दरार की ओर दौड़ पड़ा। ये देखकर कि दरार बंद होने वाली है, उसने अपने शरीर को अंदर समेट लिया और उसके भीतर से बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। सबसे पहले जो चीज बाहर निकली वो उसकी धातु की ढाल का किनारा था। लेकिन लक्ष्य एक बात भूल गया था। ढाल धातु की बनी थी और विद्युत चालक थी। ठीक उसी समय बाहर भयंकर तूफान चल रहा था और हर तरफ बिजली चमक रही थी। ढाल अचानक प्रकट हुई और उसने तुरंत बिजली को फिर से अपनी ओर आकर्षित कर लिया। पलक झपकते ही 1 दर्जन से अधिक बिजली के झटके ढाल पर गिरे, जिनमें लक्ष्य के पैर भी शामिल थे, जो अभी अभी खुले हुए थे। गड़गड़ाहट। लक्ष्य का शरीर हिंसक रूप से पीछे की ओर उड़ गया। उसके पैर सुन्न हो गए क्योंकि वो वापस इस वैकल्पिक आयाम में आ गिरा। उसकी निराशा की भावना इतनी गहरी कभी नहीं थी। उसने असहाय होकर देखा कि स्थानिक दरार उसकी आंखों के सामने बंद हो गई और गायब हो गई। हे भगवान! लक्ष्य को सचमुच रोने का मन कर रहा था, लेकिन आंसू नहीं आ रहे थे। ये बहुत बुरा था। वो दरार बेरमी से गायब हो गई। असहाय होकर लक्ष्य चुपचाप रेंगकर वापस ऊपर चढ़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मेरे पैरों में बिल्कुल भी महसूस करने की क्षमता नहीं बची है। लक्ष्य ने अपने उन पैरों को देखा जिन पर बार बार बिजली गिर रही थी और जिनमें अभी भी बिजली के झटके महसूस हो रहे थे। लगातार 2 बार बिजली गिरने से इन पैरों ने जरूर कोई रिकॉर्ड बना लिया होगा। अगर इनमें बिजली के आयन मौजूद न होते तो ये पैर अब तक शायद पककर राख हो गए होते। लेकिन लक्ष्य अपने पैरों की जांच करने के मूड में नहीं था। उसने पहले स्थानिक दरार का कोई निशान खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे वो पूरी तरह से बंद मिली। उस पर एक भी निशान नहीं बचा था। उसकी निराशा क्षणिक ही रही। कोई और विकल्प न होने के कारण लक्ष्य ने पहले तारा क्रिस्टल को अवशोषित करने का विकल्प चुना, चाहे वो बाहर निकल पाए या नहीं। इस तारा क्रिस्टल के लिए समय सीमित था। लक्ष्य को जल्दी से इसे आत्मसात करना था। फिलहाल वैकल्पिक आयाम में फंसे होने की परेशानी को एक तरफ रखते हुए लक्ष्य वही बैठ गया और अपनी अंगूठी से स्थानिक तारा क्रिस्टल निकाल लिया। स्पेशल स्टार क्रिस्टल, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे लिए कुछ सौभाग्य लाओगे। अपने पेट के निचले हिस्से के सामने तारा क्रिस्टल रखने पर तारा शक्ति की हल्की हल्की धाराएं लक्ष्य के दांतियान में प्रवेश करने लगी। जैसे ही स्टार पावर ने प्रवेश किया, लक्ष्य ने एक बदलाव महसूस किया। अनगिनत रंगीन प्रकाश की धाराएं लक्ष्य की चेतना में प्रवेश करने लगी। हल्का सुनहरा, धुंधला धूसर, गहरा नीला, यहां तक कि आकाश का नीला और फूलों का लाल रंग, रंगों की एक चकाचौंध भरी श्रृंखला। पल भर में ही लक्ष्य की चेतना धुंधली पड़ने लगी। मैं कौन हूं? मैं लक्ष्य हूं। क्या ये मेरा भूतपूर्व जीवन है या मेरा वर्तमान जीवन? मैं अभी कहां हूं? उसने अपने पिछले जीवन को देखा। तारों के बीच रहते हुए उसकी आंखों के सामने आनंद, क्रोध, दुख और सुख के दृश्य उभर आए। उसने अपने वर्तमान जीवन को शिखर की ओर संघर्ष करते और चढ़ते हुए देखा। एक ऐसा जीवन जो उसके अतीत के जीवन से मिलता जुलता भी था और उससे भिन्न भी था।
एक लाल बत्ती चमकी। तस्वीर में अंकिता राव लक्ष्य की ओर मुस्कुराते हुए बोली, लक्ष्य, तुम कब वापस आ रहे हो? एक सफेद दिव्य प्रकाश फूट पड़ा और मीना क्षितिज से धीरे धीरे चलकर आई। हे भगवान, आप अभी तक मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? एक नीली रोशनी जगमगा उठी और उसके माता पिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बेटा, जल्दी वापस आ जाओ। मां तुम्हारे लिए पकौड़ी बनाएगी और तुम अपने पिता के साथ कुछ पी सकते हो। आकाश में एक धूसर आभा छा गई। आसमान खुल गया और अलौकिक सभ्यता नीचे उतर आई। नरसंहार के दृश्य देखकर रोंगटे खड़े हो गए। बर्फीले शहर के आधार नगर को राक्षसों ने घेर लिया था और पीले बादल मंडरा रहे थे। फिर भी वो लक्ष्य मदद करने में असमर्थ था। वाह, इस स्थानिक तारा क्रिस्टल में कितनी धोखे वाली शक्ति है, लक्ष्य ने आंखें खोलते हुए कहा। दुर्भाग्यवश तुम मुझसे मिल गए। मेरी लक्ष्य की आत्मा तो ब्लैक होल से भी होकर गुजर सकती है। एक मामूली तारा क्रिस्टल मेरी इच्छा शक्ति को कैसे हिला सकता है? ये तथाकथित रंगीन चमक सब नकली है, दिल को धोखा देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे सार को नहीं जानता, क्योंकि जब सभी रंग आपस में मिल जाते हैं तो वे शुद्धतम काले रंग में बदल जाते हैं। केवल काला रंग ही ब्रह्मांड का मूल रंग है। अब रुक जाओ। उस क्षण सारे भ्रम दूर हो गए। छवियां कांच की तरह बिखर गई और विलीन हो गई। और फिर लक्ष्य ने एक काला शून्य देखा। बस यही है, अंधकार के अंत में अंतरिक्ष की बाधा है। यही एक स्थानिक क्रिस्टल की सच्ची शक्ति है। भ्रम को तोड़कर लक्ष्य ने अंतरिक्ष की गहराई में व्याप्त संवरता को महसूस करने के लिए अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। कुछ देर बाद अंतरिक्षीय तारा क्रिस्टल की शक्ति लक्ष्य के दांतियान में पूरी तरह समाहित हो गई थी। तारा क्रिस्टल गायब हो गया था, लेकिन लक्ष्य जागा नहीं। वो अंतरिक्ष की शक्ति को महसूस कर रहा था। उसे अपने शरीर का कोई एहसास नहीं हो रहा था। केवल उसके विचार ही अंतरिक्ष की गहराइयों में विलीन हो रहे थे। उसके चारों ओर धीरे धीरे अनगिनत छोटे छोटे प्रकाश बिंदु प्रकट होने लगे। अगर ध्यान से देखा जाए तो वे अलग अलग ग्रह थे। वहां नवजात तारकीय कोर और नवजात ग्रह थे, जिनमें ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे और भूपर्वती खिसक रही थी। वहां तारे भी थे, जो शक्तिशाली ताप तरंगों के साथ विस्फोट कर रहे थे। कुछ हल्के नीले रंग के ग्रह थे, जो रहने योग्य थे। वहां वीरान, निर्जन ग्रह थे, जो बेहद ठंडे और जीवन के लिए निषिद्ध क्षेत्र थे। मृत्यु के कगार पर पहुंचे श्वेत बौने तारे भी थे, जो धीरे धीरे सुपरनोवा में परिवर्तित हो रहे थे, विघटित हो रहे थे और ब्रह्मांड के अनंत अंतरिक्ष में विलीन हो रहे थे। ये सभी दृश्य लक्ष्य की आंखों के सामने कौंध गए। वो प्रकाश की गति से उड़ रहा था, मानो सीधे ब्रह्मांड के अंत की ओर बढ़ रहा हो। लेकिन क्या ब्रह्मांड का कोई अंत है? इसका जवाब किसी को नहीं पता। कम से कम मनुष्य सटीक जवाब नहीं दे सकते। सब कुछ अटकलों और कल्पना पर ही निर्भर करता है। लोगों की धारणा में ब्रह्मांड अनंत रूप से विशाल है, क्योंकि वे इसका अन्वेषण नहीं कर सकते। लक्ष्य के मन में भी स्वाभाविक रूप से यही विचार आया होगा। यहां तक कि अंतरिक्ष में अपने समय के दौरान भी उसने कभी ब्रह्मांड के अंत के बारे में नहीं सुना था। उसे पता नहीं था कि वो कितनी देर से उड़ान भर रहा है, लेकिन आसपास का नजारा अपरिवर्तित रहा। आखिरकार लक्ष्य को थकान महसूस होने लगी। नहीं, ये सही नहीं है। अगर मैं ब्रह्मांड की गहराइयों में आगे बढ़ता रहा तो शायद मैं हमेशा के लिए यही रह जाऊं। अंतरिक्ष की शक्ति पर महारत हासिल करने के लिए मुझे पहले इस अंतरिक्ष को छोड़ना होगा। लक्ष्य को यह नहीं पता था कि वहां से कैसे निकलना है। उसे बस गति बढ़ानी आती थी। लेकिन उसे पहले से ही लग रहा था कि वह प्रकाश की गति से चल रहा है। वो और तेज कैसे जा सकता था? मुझे नहीं पता। मुझे और तेज होना होगा। मैं समय और स्थान की सीमाओं को तोड़ना चाहता हूं। मैं ब्रह्मांड के अंत तक पहुंचना चाहता हूं। जब लक्ष्य के मन में यह विचार आया तो उसकी गति वास्तव में बढ़ गई, मानो प्रकाश की गति से भी अधिक हो गई हो। जैसे ही उसने प्रकाश की गति को पार किया,
आसपास का सारा दृश्य अचानक गायब हो गया। वो ब्रह्मांड के अंतरिक्षमय से बाहर निकलकर एक बार फिर अंतरिक्ष के एक अन्य क्षेत्र में प्रवेश कर गया। यहां न तो ग्रह थे, न धूल, और न ही तैरते हुए खगोलीय पिंड। यहां केवल अनंत रूप से फैली हुई रेखाएं थी, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और सीधी, जो अनगिनत चमकती हुई ग्रिड बना रही थी। ये अतिआयाम है, अंतरिक्षों के बीच की सीमा। यहां समय या दूरी का कोई अस्तित्व नहीं है। सब कुछ अनंत और शाश्वत है। लक्ष्य के मन में सबसे पहला विचार यही आया। वो अंतरिक्ष के चमत्कारों को महसूस करते हुए अति आयाम में शांतिपूर्वक तैर रहा था। अति आयाम में तैरते हुए उसे पता नहीं था कि कितना समय बीत गया है, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो बहुत बहुत लंबा समय बीत गया हो। समय की अवधारणा से रहित इस स्थान पर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो लाखों वर्ष बीत गए हों। अंततः एक निश्चित क्षण में लक्ष्य ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। मैं समझ गया, समय और स्थान का अंत एक सीमा है। उस सीमा को पार करना पुनर्जन्म है। दरअसल तथाकथित अंत तो बस एक नए स्थान की शुरुआत है। जब तक मैं इस अनंत हाइपर डायमेंशन को पार कर सकता हूं, मैं अंतरिक्ष की दूरी तय कर सकता हूं और अपनी इच्छा से किसी भी स्थान पर पहुंच सकता हूं। चाहे वो 1 मिलीमीटर आगे की दूरी हो या 10,000 प्रकाश वर्ष दूर, जब तक मेरी मानसिक शक्ति पर्याप्त मजबूत है, मैं उसे पार कर सकता हूं। शून्य क्षेत्र के भीतर उसका शरीर सीधा खड़ा हो गया और लक्ष्य ने अपना पैर थोड़ा ऊपर उठाया और एक कदम आगे बढ़ाया। एक कदम के साथ दूर की चीज पास आ गई। अगले ही पल लक्ष्य तारा फल के पेड़ के भीतर स्थित स्थानिक दरार में लौट आया। चारों ओर देखते हुए लक्ष्य को अपने पूरे शरीर में सुनपन की लहर महसूस हुई। अरे, वो भयानक बिजली का कहर अभी तक खत्म नहीं हुआ है और मुझे कुछ दर्द महसूस हो रहा है। कितना समय बीत गया है? उसने समय देखने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन पाया कि फोन में समय अभी भी उसी क्षण पर रुका हुआ था जब उसने स्थानिक दरार में प्रवेश किया था। नहीं, ये पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी का समय यहां बेकार है। मुझे खड़ा होना होगा। मुझे जाकर उन तारकीय क्रिस्टलों को इकट्ठा करना होगा। लक्ष्य खड़ा होना चाहता था, लेकिन अचानक उसके मन में एक विचार आया। मुझे खड़ा क्यों होना चाहिए? तारकीय क्रिस्टल वहां हैं। वे कुछ दूरी पर प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में वे एक ही स्थान में हैं, केवल एक स्थानिक सीमा द्वारा अलग किए गए हैं। जब तक मैं उस अनंत हाइपर डायमेंशन में चलता रहूंगा, मैं किसी भी स्थान पर पहुंच सकता हूं जहां मैं पहुंचने में सक्षम हूं। यह सीमा इस बात पर निर्भर करती है कि मेरी मानसिक शक्ति मुझे कितनी दूर तक सहारा दे सकती है। इसी विचार के साथ लक्ष्य ने अपना ध्यान केंद्रित किया। अति आयाम में तैरने की अनुभूति के बाद उसकी चेतना के सागर में एक गहरा सुनहरा प्रकाश चमक उठा। लक्ष्य के शरीर पर एक हल्की, लगभग अदृश्य काली रोशनी चमकी। अगले ही पल लक्ष्य उस छोटे पेड़ की एक शाखा पर प्रकट हुआ। दरार, ये छोटा सा पेड़ तारा फल के पेड़ की तरह विशाल नहीं था। शाखा लक्ष्य का वजन सहन नहीं कर सकी और तुरंत टूट गई, जिससे लक्ष्य पेड़ से बुरी तरह नीचे गिर गया। स्विश! जैसे ही लक्ष्य गिरने ही वाला था, उसके शरीर पर एक बार फिर काली रोशनी चमकी। वो अब पास ही जमीन पर स्थिर बैठा था और गिरती हुई शाखा को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रहा था। हाँ, लक्ष्य ने शाखा को पकड़ रखा था। उस पर लगे 5-6 चमकदार तारकीय क्रिस्टलों को देख रहा था और जोर से हंस पड़ा। ये काम कर गया। मुझे पता था कि मैं तुषार से भी कमतर नहीं होऊंगा। साइकोकाइनेटिक टेलीपोर्टेशन और खपत भी उतनी ज्यादा नहीं है। मेरे डार्क गोल्ड स्टेज के साथ मानसिक शक्ति से मैं बिना किसी समस्या के लगातार दर्जनों छोटी दूरी के टेलीपोर्ट कर सकता हूं। स्थानिक शक्ति की अपनी समझ और अपनी शक्तिशाली मानसिक शक्ति को आधार बनाकर लक्ष्य ने अंततः इस सर्वोच्च तकनीक में महारत हासिल कर ली, मनोक्तिशील टेलीपोर्टेशन। उसने अपने हाथ में मौजूद तारा क्रिस्टल की ओर देखा। हालांकि अब मैं अंतरिक्ष में टेलीपोर्ट कर सकता हूं,
लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इस वैकल्पिक आयाम को छोड़ पाऊंगा या नहीं। स्थानिक दरार। लेकिन अगर मैं जा भी सकता तो भी मैं तुरंत नहीं जाता। यहां 300 से अधिक परिपक्व तारकीय क्रिस्टल है। मुझे उन सभी को अवशोषित करना होगा। जब तक वे सभी समाप्त नहीं हो जाते, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। इस शाखा पर कुल 6 तारकीय क्रिस्टल थे। उसने पहले 3 क्रिस्टल तोड़े और उन्हें अपने दांतियन के सामने रख दिया। चांदी जैसी तारों की रोशनी ज्वार की तरह लक्ष्य के डांटियन की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने रोशनी का एक छोटा सा टुकड़ा सोख लिया, लक्ष्य की आंखें खुल गई। इन परिपक्व तारकीय क्रिस्टलों की शक्ति बहुत प्रबल है। एक क्रिस्टल लगभग हाइव के 4 या 5 क्रिस्टलों के बराबर है, क्योंकि वहां के तारकीय क्रिस्टल कटाई से पहले लगभग कभी परिपक्व नहीं होते। ऐसे में ये 300 से अधिक तारकीय क्रिस्टल मुझे सचमुच चौंका सकते हैं। आज की ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए द स्टोरीवर्स।